हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल फरवरी असाइनमेंट कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ विषय भौतिक शास्त्र का फरवरी असाइनमेंट ओपन स्कूल के लिए। अगर स्टूडेंट इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग विजिट करें maaparmeswari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रश्न क्रमांक पहला है, औसत चाल और औसत वेग में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। औसत चाल और औसत वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औसत चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। और औसत वेग क्या होता है? दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और समय के अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। और औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम इंटरवल, कुल समय अंतराल। औसत चाल सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ में मुड़ते समय साइकिल सवार वृत्त की परिधि के अंदर की ओर झुक जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, वृत्ताकार पथ में मुड़ते समय साइकिल सवार वृत्त के परिधि के अंदर ही झुक जाता है क्योंकि उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की विमा ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का जो विमेय सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो शक्ति बराबर P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी। W क्या होता है? कार्य बटे समय अंतराल। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय अंतराल। तो P का विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो W का विमेय सूत्र यानी कि कार्य का विमेय सूत्र अपॉन होगा समय का विमेय सूत्र। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणी विस्थापन यानी कि ml का स्क्वायर होता है और t की घात -2 होगा कार्य का विमेय सूत्र अपॉन t। तो इसका जो विमेय सूत्र होता है शक्ति का पावर का, वो क्या होता है? ml की पावर 2, t की पावर हो जाएगा -3। हर के जो t को अंश में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो t की पावर -2, t की पावर -1 यानी कि हो जाएगा t की पावर -3। तो शक्ति का जो विमेय सूत्र होता है ml का स्क्वायर t की घात -3 होता है। उसके बाद है, जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो किसी अक्ष के परिता एक पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। आई क्या है? यहाँ पर एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM प्लस पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के योग के बराबर होता है। अतः AB अक्ष है, AB अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा I इक्वल टू समीशन m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। a प्लस एक्स का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। तो I इक्वल टू समीशन m a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो I का मान क्या होगा? यहाँ से I का मान हो जाए I इक्वल टू समीशन ऑफ एम ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम समीशन एम एक्स इंटू ए प्लस समीशन एम एक्स का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और I बराबर क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर समीशन m प्लस 2a समीशन ऑफ एम एक्स प्लस समीशन ऑफ एम एक्स का स्क्वायर। पुनः CD अक्ष के परितः जो कण P का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा? mx का स्क्वायर। चित्र से देख सकते हैं CD अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा
p का वो क्या होगा mx का स्क्वायर। सी डी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व गुण ICM इक्वल टू समीशन ऑफ mx का स्क्वायर, और समीशन ऑफ m इक्वल टू क्या होता है कैपिटल M यानी कि पिंड का द्रव्यमान। तो समीशन ऑफ mx की वैल्यू क्या होती है 0, तो मान रखोगे तो I की वैल्यू होगी ICM प्लस m जो पिंड का द्रव्यमान है और दोनों अक्षों की बीच की दूरी के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि I इक्वल टू ICM प्लस MA का स्क्वायर। यही क्या होता है समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। उसके बाद है बर्नौली का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि असंपिंड्य एवं असामान्य द्रव के लिए कुल ऊर्जा नियत होती है। तो बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, जब कोई आदर्श द्रव अर्थात असामान्य और असंपिंड्य द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसका मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर जो एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है, वो चाहे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रेशर, सब नियत रहती। तो गणितीय रूप में बोलेंगे P प्लस हाफ dV का स्क्वायर प्लस DGH इक्वल टू एक क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, जहाँ पर P दाब होता है, D डेंसिटी होता है, V क्या होता है द्रव का प्रवाह वेग होता है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी के तल से द्रव की ऊंचाई होता है। इस तरह से इसका चित्र बनेगा। तो सिरा ए देख लेते। सिरा ए पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 इक्वल टू P1 A1 V1 होगा। सिरे ए पर प्रति सेकंड द्रव पर किया गया कार्य W1 इक्वल टू P1 A1 V1। उसी तरह से बी सिरे पर क्या होगा W2 इक्वल टू P2 A2 V2 होगा। द्रव पर किया गया कार्य कितना होगा W इक्वल टू W1 माइनस W2 होगा। P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण क्रमांक 1। किंतु सातत्य का जो समीकरण होता है A1 V1 बराबर होता है किसके A2 V2 के बराबर होता है। तो यहाँ से P1 दोनों P1 A1 V1 D माइनस P2 A2 V2 इंटू डी इक्वल टू क्या M। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू क्या होगा M अपॉन D होगा। समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे W इक्वल टू P1 M अपॉन D माइनस P2 M अपॉन D। तो W का मान होगा P1 माइनस P2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, नहीं M अपॉन D उभयनिष्ठ होगा, और P1 माइनस क्या हो जाएगा P2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि K2 माइनस K1। तो सेकेंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 mv का होल स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा u2 माइनस u1 होगा, और u2 क्या होगा mgh2 माइनस mgh1। mg को उभयनिष्ठ निकालेंगे h2 माइनस h1 होगा। समीकरण नंबर 4 है ऊर्जा जो संरक्षण का नियम होता है, द्रव पर किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। तो द्रव पर किया गया कुल कार्य कितना है P1 माइनस P2 M अपॉन D, और द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हाफ M V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, प्लस द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या है mgh2 माइनस क्या है h1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ D V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर प्लस DGH2 माइनस H1। M से M को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से क्या बचा P1 प्लस हाफ DV1 का स्क्वायर प्लस DGH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ DV2 का होल स्क्वायर प्लस DGH2। सारा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला P प्लस हाफ DV का स्क्वायर प्लस DGH इक्वल टू एक क्या आया बच्चों कांस्टेंट यानी कि नियत राशि। यही क्या है बर्नौली का प्रमेय होता है। उसके बाद चालन और संवहन में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चालन और संवहन क्या होते हैं, ऊष्मा संचरण के लिए क्या होती है माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन में क्या होती है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा संचरण के लिए
कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, जबकि संवहन में कण अपना स्थान को छोड़ देते हैं। ऊष्मा संचरण का मार्ग सभी ओर से संभव हो सकता है। ऊष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार होता है संवहन के लिए। उसके बाद आदर्श गैस के कार्नोट चक्र बनाइए और प्रत्येक परिवर्तन को समझाइए। तो कार्नोट चक्र क्या होता है बच्चों? कार्नो इंजन से निरंतर कार्य प्राप्त करने के लिए उसमें एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलाया जाता है और इसी को ही क्या कहते हैं? कार्नोट चक्र कहते हैं। इसका चित्र इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद सारा चीज़ों को समझते हैं कि समतापी प्रसार क्या होता है। इसमें 4 प्रकार का प्रक्रम होता है। एक होता है समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और लास्ट में होता है रुद्धोष्म संपीड़न, यानी कि चतुर्थ प्रक्रम में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? समतापी प्रसार होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? ताप को नियत बना रहता है और स्रोत से ऊष्मा को ली जाती है। तो यहाँ पर जो होगा गैस का आयतन V1 से बढ़कर क्या हो जाता है? V2 हो जाता है और दाब P1 से घटकर क्या हो जाता है? P2 हो जाता है। तो समतापी प्रसार में क्या होता है? गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 और P1 से घटकर P2 हो जाता है दाब। रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है? यहाँ पर जो ताप होता है T1 से घटकर T2 होता है और यहाँ पर सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। इस स्थिति में जो क्या होता है? गैस पिस्टन पर कार्य करती है, जिससे गैस की आंतरिक है ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यहाँ पर पीवी आरेख में वक्र BC है, गैस के रुद्धोष्म प्रसार को क्या करता है? दर्शाता है। तो यहाँ पर बच्चों याद रखना पड़ेगा, जो गैस का दाब है P3, गैस का दाब P3 और आयतन V3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है समतापी संपीड़न। तो सिलेंडर को उठाकर सिंक, जिसका ताप T2 है, पर रख दिया जाता है और पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हुए गैस को समतापी विधि से आयतन V3 से V2 तक संपीड़ित किया जाता है, जिससे उसका दाब P3 से बढ़कर पुनः क्या हो जाता है? P4 हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा O सिंक को दी जाती है, जिससे कार्यकारी गैस का ताप T2 पर स्थिर बना रहता है। समतापी संपीड़न को PV आरेख पर CD द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। आप इसका PDF को डाउनलोड करें maaparmeshwari.blogspot.com पर जाकर। रुद्धोष्म संपीड़न क्या होता है? सिलेंडर को एक बार पुनः फिर कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हुए कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस का रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है। जो यहाँ पर A पर जो गैस का ताप होता है T1, दाब P1 और आयतन V1 हो जाता है। इस प्रकार गैस पुनः उसी प्रकार कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 4 प्रक्रम में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, विकृति, प्रतिबल, प्रत्यास्थता की सीमा और हुक का नियम क्या होता है? इन सभी को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले देखते हैं प्रतिबल क्या होता है। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। उसके बाद विकृति क्या होती है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु विकृत हो जाती, फैल जाती। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। उसके बाद प्रत्यास्था की सीमा, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है। जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। हुक का नियम, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों? प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी तार में होने वाले विस्तार उसके तार पर लगाए गए भार के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी तार में होने वाला विस्तार और उस तार पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है बच्चों? प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, यानी कि प्रतिबल बराबर होता है E × विकृति।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर इनके और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको इसके लिंक को प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी लिंक पर विजिट कर सकते हो और इसके PDF को डाउनलोड कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर।